आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है, जहां चंडीगढ़ के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं। दौरे के दौरान हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दौरे के दौरान हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी अहम बैठक करेंगे। आगामी रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का यह अहम राजनीतिक दौरा माना जा रहा है, जहां पार्टी संगठन को मजबूत करने के निर्देश दे सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो कांग्रेस नेता आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और जहां हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ काफी अहम बातचीत और चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उनका ये पहला बड़ा राजनीतिक दौरा माना जा रहा है और बैठक में आगामी रणनीति, संगठनात्मक मुद्दों और पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा भी जो है वो की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदेश इकाई को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ अहम निर्देश भी दे सकते हैं। तो आगामी रणनीति और तमाम चीजों को लेकर इस दौरान राहुल गांधी चर्चा कर सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी संगठन को मजबूती किस तरह से दी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर निर्देश दे सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बढ़ते आगे, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। ये बड़ी खबर आपको बताते चले। कई इलाकों में जलभराव और सड़कें बंद, लोगों को हो रही भारी परेशानी। यानी कि पूर्वोत्तर भारत की बात करें, इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ के चलते काफी प्रभावित हो रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्य। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी बात करें तो वहां बहुत ही मुश्किलें हो रही है। प्रशासन और एनडीआरएफ के द्वारा बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है और ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बात करें तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी कि राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों में देखें, सिक्किम की बात करें, इसके साथ असम की बात करें और अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन इलाकों में काफी बारिश जो है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाके प्रभावित भी हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़े ही मुश्किल का दौर है, जब पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों के जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। जनजीवन इससे पूरी तरह प्रभावित है। कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़कें तक बंद हो चुकी हैं और लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं, फंसे हुए हैं। प्रशासन के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं, लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक और तेज बारिश की चेतावनी दी है, यानी कि आगामी दिनों में और बारिश बढ़ने की संभावना, जिससे और हाल बेहाल हो सकते हैं और हालात बिगड़ सकते हैं। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। अरविंद केजरीवाल की पासपोर्ट रिन्यू अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। तो ये बड़ी खबर, केजरीवाल ने 29 मई को कोर्ट में पासपोर्ट रिन्यू की याचिका दाखिल की थी। स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था। तो ये खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर आज की सुनवाई में दोनों एजेंसियों की दलीलों पर टिकी है अदालत की राय। केजरीवाल की विदेश यात्रा को लेकर कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर जो है वो बनी हुई है। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट रिन्यूअल अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने 29 मई को याचिका दाखिल की थी, जिस पर स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था और आज की सुनवाई में दोनों एजेंसियों की दलीलों के आधार पर ही कोर्ट फैसला सुना सकता है। केजरीवाल की विदेश यात्रा को लेकर भी अदालत के निर्णय पर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है।
खबर अयोध्या से सामने आ रही, जहां एलन मस्क के पिता एरल मस्क पहुंचेंगे अयोध्या और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एरल मस्क लेंगे रामलला का आशीर्वाद और इस दौरान राम मंदिर में दर्शन कर धार्मिक आस्था जताएंगे, अपनी भावना जताएंगे। विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। वहीं एरल मस्क की यात्रा से अयोध्या में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यह दौरा भारत और वैश्विक प्रतिष्ठाओं के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक जो है वो माना जा रहा है, यानी कि बेहद खास दौरा। वहीं विदेशी मेहमान के आगमन को लेकर जो प्रशासन है, अयोध्या प्रशासन की बात करें, पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रही है, विशेष इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर में दर्शन कर धार्मिक आस्था एरल मस्क इस दौरान अपनी दिखाएंगे। विदेशी मेहमान के आगमन को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए। एरल मस्क के पिता एरल मस्क आज अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला के दर्शन करेंगे राम मंदिर में और अपनी भावना जताएंगे, अपनी जो सनातन धर्म के प्रति आस्था है उसको दिखाएंगे। विदेशी मेहमान की इस यात्रा को लेकर अयोध्या प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए। एरल मस्क की यात्रा से अयोध्या में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और यह दौरा भारत और वैश्विक प्रतिष्ठाओं के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। यानी कि देखिए, तो बेहद खास दौरा जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। बढ़ते आएंगे, आज राणा के रिमांड को लेकर दिल्ली की एनआईए कोर्ट में अहम सुनवाई। तहव्वुर राणा को लेकर अहम सुनवाई। 26/11 हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राणा को तिहाड़ के विशेष सुरक्षा वाले वार्ड में रखा गया है और आज जो है एक बार फिर से जो है हलचल मची हुई है। फिलहाल एनआईए की टीम राणा से गहन पूछताछ कर रही है। कोर्ट के फैसले पर आगे की जांच की दिशा निर्भर होगी। तो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की रिमांड को लेकर आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और आपको बताते चले, तिहाड़ जेल में बंद है। राणा को तिहाड़ जेल के विशेष सुरक्षा वाले वार्ड में रखा गया है और एनआईए की टीम लगातार भारत आने के बाद से तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है। उससे तमाम जो तार जुड़े हुए हैं उन चीजों को लेकर छानबीन कर रही है और पूछताछ की जा रही है। राणा फिलहाल तिहाड़ जेल के विशेष सुरक्षा वाले वार्ड में बंद है और उससे एनआईए की टीम लगातार गहन पड़ताल और पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट का जो फैसला राणा से जुड़ी आगे की जांच की दिशा जो है वो तय करेगा। वही मामले पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर भी बनी हुई है। तो तहव्वुर राणा को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो राणा को विशेष सुरक्षा वाले वार्ड में रखा गया है। और एक और दिल्ली से जानकारी आपको बताते चले, दिल्ली स्कूलों में क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई। ये जानकारी बताते चले, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी ने समन भेजा है। यानी कि एक बार फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। क्लासरूम कंस्ट्रक्शंस में कथित अनियमितताओं की जांच हो रही है। दोनों पूर्व मंत्रियों को जल्द पेश होने के लिए कहा गया है। एसीबी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में हलचल मच चुकी है। यानी कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और दोनों ही नेताओं को जल्द हाजिर होने के लिए कहा गया है। क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में कथित अनियमितताओं की जांच हो रही है और दोनों पूर्व मंत्रियों को जल्द पेश होने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई एसीबी की कार्रवाई से पार्टी में राजनीतिक हलचल मच चुकी है। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से, जिसके तहत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन भेजा गया है और दोनों पूर्व मंत्रियों से क्लासरूम निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर पूछताछ की जाएगी। एसीबी ने उन्हें जल्द पेश होने को कहा है और इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में राजनीतिक हलचल जरूर देखी जा रही है और सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार जो शिकंजा है कसता ही जा रहा है एजेंसियों का और ऐसे में एक बार फिर जो मुश्किलें हैं वो दोनों ही नेताओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और इसी बीच एक और जानकारी आपको बताते चले, सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान, आज से शुरू होगी हज यात्रा। दुनिया भर से लाखों हज यात्री मक्का में करेंगे धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत। तो ये जानकारी बता दें आपको, हज यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के किए व्यापक इंतजाम और सऊदी सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की विशेष गाइडलाइंस। वहीं इस्लामी दुनिया के लिए आध्यात्मिक उत्साह और आस्था का शुभारंभ, जो कि आपको बताते चले, सऊदी अरब में आज से हज यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई है और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मक्का मदीना पहुंचेंगे और वहां इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक धार्मिक अनुष्ठान शुरू करेंगे। हज यात्रा को लेकर सऊदी प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। इसके साथ ही यात्रियों के लिए विशेष गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। आपको बताते चले, हमेशा की तरह एक बार फिर से दुनिया भर से लोग जो है वहां पहुंचेंगे और अपनी आस्था को दिखाएंगे। उसके लिए बात करें तो प्रशासन की तरफ से ही यात्रियों के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस्लामी दुनिया के लिए यात्रा आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जा रही, जहां बड़ी तादाद में जो हज यात्री है पहुंचते अपनी आस्था को दिखाते हैं। और वहीं पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी का बड़ा अभियान, ये आपको बताते चले, जहां खबर सामने आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो चुके हैं। और बीजेपी की बात करें तो अब एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 9 से 21 जून तक देश भर में अभियान चलाया जाएगा, विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया है, जहां जल कल्याण, विकास और सुरक्षा को उपलब्धियों की जो है बड़ी वजह दी है। तो ये खबर आपको बता दें, अभियान के जरिए जनता से सीधा संवाद करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के जो है 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में बड़े जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की और यह अभियान 9 जून से 21 जून तक चलेगा, जिसके तहत पार्टी जनता से सीधा संवाद करेगी और जुड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी सरकार की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया है और जन कल्याण, विकास और सुरक्षा को इसकी बड़ी वजह बताई। पार्टी इस अभियान को जन भावनाओं से जुड़ने का एक प्रमुख माध्यम मान रही है। और एक और जानकारी आपको बताते चले, 6 जून को पलवल में सीएम सैनी की धन्यवाद रैली आयोजित होगी और रैली का आयोजन अनाज मंडी में किया जाएगा। सीएम सैनी रैली में लोगों को संबोधित भी करेंगे और इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की जाएगी। यानी कि रैली का आयोजन अनाज मंडी में किया जाएगा और कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक सौगात भी, इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की जाएगी। रैली में क्षेत्रीय विकास और सुधारों पर खास जोर रहेगा, फोकस रहेगा। और सीएम सैनी की बात करें तो हरियाणा के पलवल में 6 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली का आयोजन किया जाएगा और यह रैली जो है अनाज मंडी परिसर में आयोजित की जाएगी, जहां सीएम सैनी जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली के दौरान बात करें, इस रैली के दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की जाएगी और क्षेत्रीय विकास के साथ प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर भी जो है वो दिया जाएगा। रैली को लेकर स्थानीय स्तर पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो 6 जून को इसका आयोजन, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और क्षेत्रीय विकास जो है और प्रशासनिक सुधार पर इस दौरान फोकस किया जाएगा। सीएम सैनी जो है इस रैली को संबोधित भी करेंगे। धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अनाज मंडी परिसर में इस रैली को आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे, जहां करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी। वहीं रैली को लेकर बात करें तो स्थानीय स्तर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और आईपीएल से जुड़ी एक और जानकारी आपको बताते चले, 17 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीती आईपीएल 2025 की ट्रॉफी। यानी कि देखिए, एक बार फिर से खिलाड़ियों के लिए भी काफी उत्साह से भरा और भावुक कर देने वाला पल। फाइनल मैच के दौरान भावुक दिखे विराट कोहली, जीत के बाद छलके आंसू।
तो ये बड़ी सफलता कह सकते हैं। और ट्रॉफी जीतने के बाद अनुष्का को गले लगाकर फूट फूट कर रोए विराट कोहली, और विराट ने कहा यह जीत मेरे करियर की सबसे खास उपलब्धि है। तो आरसीबी फैंस में इस वक्त जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में जीत का माहौल जश्न में बदल चुका है। फाइनल मैच के दौरान विराट कोहली भावुक हुए, वहीं पत्नी अनुष्का शर्मा को गले लगाते हुए फूट फूट कर रो पड़े। वहीं अगर बात करें तो जो आरसीबी के फैंस हैं उनमें जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में जीत का माहौल पूरी तरह से जश्न में बदल गया है। जबरदस्त उत्साह फैंस के बीच, और अब जो है कह सकते हैं 17 साल बाद ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और फाइनल मैच के दौरान विराट कोहली भावुक नजर आए। ट्रॉफी जीतने के बाद पत्नी अनुष्का को भी गले लगाया और फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। विराट ने कहा कि ये जो जीत है मेरे करियर की सबसे खास उपलब्धि है। और भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। पाकिस्तान जो सालों से आतंक का गढ़ बन चुका है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो गया। और हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जहां सैन्य और सुरक्षा स्तर पर त्वरित कार्रवाई की, वहीं कूटनीतिक स्तर पर भी एक बड़ा कदम उठाया, जहां सरकार ने सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन गठित किए और दुनिया भर के प्रमुख देशों में भेजा गया, जहां उन्होंने भारत का पक्ष रखा। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु बन चुका है। वहां की जमीन का इस्तेमाल बार बार भारत और अन्य देशों में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। जैश-ए मोहम्मद से लेकर लश्कर-ए-तैयबा, इन जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की जमीन पर संरक्षण मिलता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य प्रायोजित रूप में बढ़ावा दे रहा है। भारत अब इस पर चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। सुरक्षा बलों ने घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की मुहिम छेड़ दी। इसके साथ ही भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी रणनीति बनाई है। भारत सरकार ने सर्वदलीय सांसदों की 7 डेलीगेशन टीमों का गठन किया है। इनमें 59 सांसद हैं। इन 7 डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा गया ताकि भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। इन डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों को भारत की स्थिति और पाकिस्तान की भूमिका से अवगत कराया जा सके। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इन जैसे बड़े देशों के साथ साथ जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे प्रभावशाली देशों का भी समर्थन जुटाना इन टीमों की प्राथमिकता है। दुनिया को ये 5 बड़े संदेश 59 सांसद देंगे। सबसे पहला, इसमें बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचों के खिलाफ था। आतंकी अड्डों को नपी तुली कार्रवाई में निशाना बनाया गया। पाक सेना ने इसे खुद के खिलाफ हमला माना और पलटवार किया। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात, सांसद कुछ सबूत लेकर जा रहे हैं जिनमें वो बताएंगे कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ की भूमिका थी। इससे पहले कुछ हमलों का भी पूरा चिट्ठा सांसद ले जा रहे हैं।
तीसरी बड़ी बात, भारत ने सैन्य कार्रवाई में भी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया। ये सुनिश्चित किया कि पाक के किसी निर्दोष नागरिक की जान ना जाए। चौथी बड़ी बात, सांसद इन देशों से आतंकवाद के खिलाफ खुलकर के आवाज उठाने और इससे निपटने के लिए सहयोग और समर्थन भी मांगेंगे। अपील करेंगे कि भारत पाक के विवाद को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखे। और पांचवी बड़ी बात, ये बताएंगे कि पाक के खिलाफ भारत ने अपना बदला हुआ दृष्टिकोण उजागर किया है। भारत सीमा पार से पैदा होने वाले खतरे को लेकर उदासीन रहने के बजाय प्रोएक्टिव रवैया अपनाएगा और आतंकी हमलावरों को पहले ही निष्क्रिय करेगा। इसी क्रम में बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने पहले गंतव्य बहरीन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, AIM सांसद असुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, बीजेपी सांसद फंगनन कौन्याक और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया का भी दौरा करेगा। वहीं जापान में भारतीय समुदाय के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हमारा संकल्प आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को समाप्त करने का है। 1947 में 2 रास्ते थे। पहले रास्ते में हमने तय किया कि हम सब मिलकर रहेंगे। किसी और ने सिर्फ धर्म के नाम पर देश बनाया। कुछ सालों में यह साबित हो गया कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना सकते। बांग्लादेश बना, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने जो रास्ता चुना है वही विश्व का रास्ता है, विश्व शांति का रास्ता है। बाकी सभी प्रतिनिधि अलग अलग देशों के दौरे पर हैं और भारत की नीति को वैश्विक समुदाय के सामने रखने का काम कर रहे हैं। भारत ने सभी लोकतांत्रिक और मानवतावादी देशों से अपील की है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। आतंकवाद किसी देश की सीमा में बंधा नहीं होता, इसका प्रभाव वैश्विक होता है। अगर आज एक देश चुप रहता है तो कल वो खुद इसका शिकार बन सकता है। भारत की ये पहल आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की ये रणनीति केवल पाकिस्तान को घेरने की नहीं, बल्कि दुनिया को ये समझाने के लिए है कि आतंकवाद को पनाह देने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय सिर्फ निंदा करने से आगे बढ़े और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए। भारत की पहल इसी दिशा में एक। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV।